बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अक़वाम मुत्तहिदा के अमले ने गजा जंग को नस्लकुशी करार देने का किया मुतालबा। इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 63,000 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर दोनों मुल्कों के वफूद ने की मीटिंग। हिंद अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी। ट्रंप क्वाड समिट में शिरकत के लिए दिल्ली नहीं आएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। मिस्र के मगरबी खित्ते में एक मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतर गई। 7 डिब्बे पटरियां छोड़ बैठे, 2 डिब्बे उलट गए। 3 हलाक, 94 मुसाफिर जख्मी। कुदरती आफात से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार अफसोस। माहाना प्रोग्राम मन की बात के 125वें एडिशन में कौम से खिताब। तेलंगाना असेंबली का आज दूसरा दिन। ऐवान असेंबली में पेश करदा बीसी बिल मंजूर। बिल पर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन और हुक्मरान अरकान के दरमियान लफ्जी नोक झोंक। और तेलंगाना में अगले 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश कयासी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के बाइस शदीद बारिशों का है इम्कान। महकमे मौसमियात की वार्निंग। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान दो तरफा मुलाकात इख्तिताम को पहुंची। दोनों कदावर कायदीन के दरमियान यह मुलाकात तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर हुई। ये मेगा मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब अमेरिकी सदर ट्रंप हिंदुस्तान, चीन और रूस पर जायद टैरिफ आयद कर रहे हैं। गुज़िश्ता 7 बरसों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये पहला दौरा चीन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का आखिरी दौरा चीन 2018 में लद्दाख तातुल के बाद हुआ था। हिंदुस्तान और चीन ने बदलती हुई आलमी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक करते हुए इस बात का अदा किया है कि दोनों ममालिक जो आलमी खित्ते जुनूब के 2 बड़े और अहम ममालिक हैं, अपने अवाम और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो 7 साल बाद पहली बार चीन के दौरे पर गए हैं, इतवार की सुबह चीन के सदर शी जिनपिंग से दो तरफा मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन मालिक के सरबराहान के 25वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सदर शी जिनपिंग की दावत पर चीन पहुंचे हैं। ये दोनों रहनुमाओं की गुज़िश्ता 1 साल में दूसरी मुलाकात है, जिसे 5 साल कबल गलवान वादी में हुए फौजी तसादुम के बाद ताल्लुकात को दोबारा मामूल पर लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दो तरफा मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बाहमी एतमाद, एहतराम और हसासियत की बुनियाद पर चीन के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तईं पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल काजान में उनकी सदर से मुलाकात हुई थी। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मुस्बत सिमत मिली है और सरहद पर अमन और इस्तेहकाम कायम हुआ है। उन्होंने कहा कि हम बाहमी एतमाद, एहतराम और भरोसे की बुनियाद पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के तईं पुरअज़्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात 2.8 अरब लोगों के मफादात और इंसानियत की फलाह से वाबस्ता हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदों के दरमियान सरहद से मुताल्लिक़ बंदोबस्त पर इत्तेफाक हुआ है। कैलाश मानसरविया दोबारा शुरू हो गई है और दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाजें भी बहाल की जा रही हैं। चीन के सदर ने कहा कि हिंदुस्तान और चीन को आलमी खित्ता जुनूब के बड़े और अहम ममालिक होने की हैसियत से खुशगवार ताल्लुकात की बुनियाद पर दोनों मुल्कों और तरक्की पजीर ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए।
انہوں نے کہا کہ ہندوستان اور چین کو ایک دوسرے کی کامیابی کے شراکت دار بن کر ڈریگن اور ہاتھی کو ایک ساتھ لانے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور ہندوستان دو قدیم تہذیبیں ہیں، ہم دنیا کے دو سب سے زیادہ آبادی والے ملک ہیں اور ہم عالمی خطے جنوب کے اہم رکن بھی ہیں۔ ہم اپنے ملک کے عوام کی فلاح و بہبود میں بہتری لانے، ترقی پذیر ممالک کی بہبود اور انقلاب انگیز تبدیلی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ انسانی سماج کی ترقی کو آگے بڑھانے کی تاریخی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے لیے یہی صحیح راہ ہے کہ وہ ایسے دوست بنیں جن کے درمیان اچھے ہمسایوں جیسے خوشگوار تعلقات ہوں۔ چین کے صدر نے کہا کہ دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک اور طویل مدتی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال ہند چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ ہے۔ دونوں ملکوں کو اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک اور طویل مدتی نقطہ نظر کے ساتھ نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کثیر جہتی نظام، کثیر خطبی دنیا اور بین الاقوامی اداروں میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے نیز ایشیا اور دنیا بھر میں امن اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی اپنی تاریخی ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے صدر شی جن پنگ کو SCO کی کامیابی پر نیک خواہشات اور مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چینی صدر سے ملاقات کے دوران شنگھائی ٹاؤن تنظیم کی چین کی کامیاب چیئرمینشپ پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم مودی چین کے دورے کی دعوت اور چینی صدر سے ملاقات پر بھی اظہار تشکر کیا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور چینی صدر کے درمیان چین کے تیانجن میں یہ دو طرفہ ملاقات ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خصوصی نمائندوں کے درمیان بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ کیلاش مانسروور یاترا دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازیں بھی دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں۔ دونوں ممالک باہمی اعتماد، احترام اور حساسیت کی بنیاد پر اپنے تعلقات میں پیش رفت کے لیے پرعزم ہیں۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان رشتوں میں دن بدن کڑواہٹ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے ذریعے ہندوستان پر 50% ٹیرف عائد کرنے سے معاملہ مزید بگڑ گیا ہے۔ خبر ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہندوستانی دورہ بھی منسوخ کر دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک تازہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر کا کوائڈ چھوٹی کانفرنس میں ہندوستان آنے کا اب کوئی پروگرام نہیں ہے۔ امریکی اخبار میں ہفتے کو شائع اس رپورٹ میں ٹرمپ کے پروگرام سے جڑے ذرائع کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ نے پہلے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو مطلع کیا تھا کہ وہ سال کے آخر میں ہندوستان آئیں گے، لیکن اب انہوں نے اس منصوبے کو منسوخ کر دیا ہے۔ رپورٹ میں کیے گئے دعوے پر فی الحال امریکہ اور ہندوستان دونوں ہی حکومتوں کی طرف سے کوئی سرکاری رد عمل فی الحال سامنے نہیں آیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری اور بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کے بعد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے OHCHR کے سینکڑوں ملازمین نے ادارے کے سربراہ والکر ٹرک سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کھلے الفاظ میں اس جنگ کو نسل کشی قرار دیں۔ رائٹرز کے مطابق 500 سے زائد ملازمین کی جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدت اور پیمانے کے بعد نسل کشی کے تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا کہ اگر اقوام متحدہ اس جنگ کو نسل کشی قرار دینے میں ناکام رہتا ہے تو یہ ادارے کی ساکھ اور انسانی حقوق کے عالمی نظام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔ یاد رہے کہ 1994 کی روانڈا نسل کشی پر اقوام متحدہ کی خاموشی کو بھی خط میں یاد دلایا گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک تقریباً 63,000 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ غزہ کے کئی حصے فی الحال قحط کا شکار ہیں۔ صرف جمعرات کے روز اسرائیلی حملوں میں 16 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ غزہ سٹی کے مختلف علاقوں میں شدید بمباری جاری ہے، جس کے بعد ہزاروں خاندان نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب رافا میں ریڈ کراس اسپتال کے مطابق 31 مریضوں کو گولیوں کے زخموں کے ساتھ لایا گیا، جن میں سے 4 موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ لوگ خوراک کے مراکز کے قریب گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن بھی شنگھائی ٹاؤن تنظیم SCO کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین کے تیانجن پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر پوٹن نے کہا کہ روس اور چین نے امتیازی پابندیوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کیا ہے۔ یہ پابندیاں برکس کے رکن ممالک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ روسی صدر نے یہ بات چین کی خبر رساں ایجنسی زہنوا کو انٹرویو کے دوران کہی۔ پوٹن نے کہا کہ روس اور چین کلیدی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اضافی وسائل جمع کرنے پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے برکس کی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اور بیجنگ امتیازی پابندیوں کے خلاف مشترکہ موقف اختیار کرتے ہیں، جو برکس کے رکن ممالک اور مجموعی طور پر دنیا کی سماجی و اقتصادی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ پوٹن کا یہ تبصرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ٹرمپ برکس کے رکن ممالک پر 10% ڈیوٹی عائد کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ برکس ایک اہم بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ شامل ہے۔ سعودی عرب، ایران، ایتھوپیا، مصر، ارجنٹائن اور متحدہ عرب امارات بھی اس کے نئے رکن ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया दिनों के दौरान बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के सबब होने वाले जानी व माली नुकसान पर गहरे रंज गम का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी माहाना प्रोग्राम मन की बात के 125वें एडिशन में कौम से खिताब करते हुए कहा कि हालिया मानसून के मौसम में कुदरती आफात के बायस कई रियासतों के अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई मुकामात पर जानो माल का बड़ा नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि जिन खानदानों ने अपने अजीज खोए हैं उनके गम में वो ज़ाती तौर पर शरीक हैं और मुतासरीन के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें हम वक्त मसरूफ़ हैं। राहत और बाज़ाबातकारी के काम तेज़ी के साथ जारी हैं और मुकामी इंतज़ामिया की मदद से मुतासरीन तक ज़रूरी सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि NDRF, रियासती डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और दीगर एजेंसियाँ दिन रात काम कर रही हैं ताकि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा राहत फराहम की जा सके। मज़ीद बरआं वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से अपील की कि वो मुश्किल वक्त में सब्र और हौसले का मुज़ाहरा करें और एक दूसरे का साथ दें। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई जज्बे और इत्तेहाद के जरिए ही हम इन आजमाइशों पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आखिर में इस अज़्म का इज़हार किया कि मरकज़ी हुकूमत हर मुमकिन कदम उठाएगी ताकि मुतासरा इलाकों में बहाली और बाज़ाबातकारी के अमल को तेज़ तर बनाया जाए और आवाम को दरपेश मुश्किलात का फौरी इज़ाला हो। पाकिस्तान के पंजाब में सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब का बेशतर हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। दरिया सतलज, चिनाब और रावी में आने वाले शदीद सैलाब ने मुश्किलों को दोचंद कर दिया है। सैलाब की सूरत-ए-हाल पर जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 30 अफराद हलाक हो चुके हैं। पंजाब प्रोडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदादशुमार के मुताबिक दरिया सतलज, रावी और चिनाब में सैलाब से अब तक 1769 मौज़ूद के 14.6 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए हैं। पंजाब में तकरीबन 5 लाख अफराद को सैलाबी पानी में फंसने के बाद गुज़िश्ता 2-3 दिनों में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब में सैलाब के बायस वसी ज़रई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इन इलाकों में गंदम, कपास, चावल, सब्जियाँ और चारा जैसी फसलें तबाह हो गई हैं, जबकि माल मवेशियों की हलाकतों से किसान शदीद मौशी नुकसान से चार हैं। पंजाब में मुतासरीन के लिए तकरीबन 700 रिलीफ कैंप और 265 तिब्बी सहूलतें मरकज़ कायम किए गए हैं, जबकि हज़ारों खानदान आर्जी पनाहगाहों में रहने को मजबूर हैं, जहां खुराक की कमी और सेहत के खतरात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। आलूदा पानी के जमा होने से बीमारियां जैसा कि दस्त, हैज़ा और डेंगू के खतरा बढ़ गया है। इस बीच महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद समेत कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ शाम तक शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। PMD का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी पंजाब में नालों और नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है। इसके अलावा लाहौर, गुजरानवाला और सियालकोट जैसे नशेबी इलाकों में शहरी सैलाब का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मलबे के बहने से सड़कें भी ब्लॉक हो सकती हैं। PMDA ने ओकवाड़ा और साहिवाल के लिए भी अलर्ट जारी किया है। अथॉरिटी का कहना है कि दरिया रावी के पानी की सतह में इजाफे से अगले 36 घंटों में सुदानी इलाका ज़ेर-ए-आब आ सकता है। वार्निंग में कहा गया है कि जब ब्लॉकी में पानी की सतह बुलंद होगी तो नाले के पश्ते पर खतरा बढ़ जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुक्काम ने खसूर शहर को बचाने के लिए जानबूझकर RRA1 के पश्ते को तोड़ा, क्योंकि दरिया सतलज में पानी की सतह 1955 के बाद पहली बार रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। जुमे को सैलाब का पानी लाहौर तक पहुंच गया और इस इलाके को तकरीबन 40 बरसों में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र के मगरबी खित्ते में एक मुसाफिर ट्रेन जो मुर्सी मतरोह से काहिरा की जानिब जा रही थी पटरियों से उतर गई, जिसके नतीजे में 7 डिब्बे पटरियां छोड़ बैठे, जिनमें से 2 डिब्बे उलट गए। इस हादसे में कम से कम 3 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और 94 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। सेहत के हुकाम के मुताबिक 55 जख्मियों को दबाग सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 39 को रासुल हिकमा अस्पताल में दाखिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़्यादातर जख्मियों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हंगामी हालात की पेश नज़र करीबी गवर्नरेट्स के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इजाफी तिब्बी अमला तैनात किया गया है। नए वज़ीर आज़म बराए सनती तरक्की वज़ीर सनत व नक़ल ने जाए वक़ूक़ का दौरा किया और फौरी तौर पर एक तकनीकी कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया ताकि हादसे की वजूहात की जाँच की जा सके। पता चलने पर जिम्मेदार अफराद को सख्त सज़ा देने हत्ता कि मुआफ़ी न देने का भी ऐलान किया गया है। रेलवे अथॉरिटी ने बताया कि हादसा का वाक़या शाम तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब ट्रेन नंबर 1935 मुर्सी मतरूह से काहिरा जा रही थी। हादसे की फौरी बाद टेक्निकल टीमें भेजी गईं ताकि रास्ता बहाल किया जा सके और ट्रैफिक मामूल पर लाई जाए। मिस्र में रेलवे का निज़ाम माजी से नाक़िस इंतज़ाम और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस अक्सर हादसों का शिकार रहा है। इस हादसे को सालों की मुसलसल नाकामियों और हिफाजती कमज़ोरियों की एक ताज़ा मिसाल समझा जा रहा है।
यूरोपीय यूनियन EU के वज़ीर ख़ारिजा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमेरिका से अपील की है कि वो फ़लस्तीनी अफसरान को एंट्री वीज़ा देने से इनकार के अपने हालिया फैसले पर नज़रसानी करे। अमेरिका महकमा ख़ारिजा ने 29 अगस्त को एक बयान में कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा जनरल असम्बली से कबल फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और फ़लस्तीनी अथॉरिटी PA के अरकान के वीज़ों से इनकार और उन्हें मनसूख कर रहा है। मीटिंग में गजा की बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई, ताहम इसराइल पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने के मामले पर शुरा में गहरा इख्तिलाफ पाया गया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी का सरबरा काजा काट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगरचे रुकन मालिक वसी पैमाने पर सूरत हाल की संगीनी पर मुत्तफिक हैं, लेकिन ठोस इक़दामात पर इत्तेफाक राय नहीं है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारिजा लॉर्स लोके रॉसमुसन, जिन्होंने इस इजलास की सदारत की, कहा कि रुकन मालिक की बढ़ती हुई तादाद का ख्याल है कि इसराइल किसी दबाव के बगैर अपने मौक़िफ़ में तब्दीली का इम्कान नहीं रखता। मुज़ाहिरीन मीटिंग के मुकाम के बाहर जमा हुए। उन्होंने डेनमार्क और यूरोपीय यूनियन से अपील की कि वो गजा में इंसानी बहरान पर सख्त कार्रवाई करें। तेलंगाना असम्बली का इजलास जारी है। आज इजलास का दूसरा दिन रहा। आज के इजलास में रियासती वजीर सीदर बाबू ने ऐवान में BC बिल पेश किया, जिसे मंजूर कर लिया गया। इस बिल की मंजूरी के बाद पंचायतों में रिजर्वेशन और पिछली हुकूमत की हद को खत्म कर दिया है। अब इस बिल के जरिए पसमानदा तबके के लिए 42% रिजर्वेशन की फराहमी को रियासती असम्बली से मंजूरी मिल गई है। रियासती वजीर सीताक्का ने इजलास के दौरान बिल की तौसीक की है। कांग्रेस हुकूमत ने BC रिजर्वेशन बिल के साथ साथ पंचायत राज एक्ट और म्यूनसिपल एक्ट में भी तरामीम पेश की, जिसका मकसद मुकामी गवर्नेंस बॉडीज में इस्लाहात मुतारिफ कराना है। तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुताल्लिक घोष कमीशन की रिपोर्ट असम्बली में पेश कर दी। घोष कमीशन ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जांच की थी। अरकान असम्बली को पेन ड्राइव में पूरी रिपोर्ट फराहम कर दी गई। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज P चंद्रघोष की सरबराही में एक रुकनी कमीशन ने 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट तेलंगाना हुकूमत के हवाले कर दी थी। घोष कमीशन की रिपोर्ट पर एक मुख्तसर बहस भी मुकर्रर है। अपोजिशन लीडर और BRS के कारगुजार सदर KTR ने ऐवान असम्बली में बिल पर बहस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी हम पंचायत राज एक्ट तरमीमी बिल का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने हुकूमत से BC सब प्लान भी मुतारिफ कराने की मांग की है। उनका कहना था कि साबिक़ में KCR ने भी BC तबकात के मसाइल को उठाया था। KCR ने वज़ीर आज़म को मरकज़ में बहबूद बराए OBC तबकात के लिए अलावा अलहदा वजारत के क़याम का भी मशवरा दिया था। KTR ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में BC लीडर को असम्बली का स्पीकर और कौंसिल का चेयरमैन बनाया गया था। ऐवान असम्बली में बहस के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी BRS लीडर गंगला कमलाकर को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दोस्त गंगला कमलाकर को एक इत्तला है। उनका कहना था कि इस मामले में खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि हम पुराने दोस्त हैं। इस कदर अहम बहस के दौरान कमलाकर के एतराज़ को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला ने पूछा कि अगर राहुल गांधी की हिदायत नहीं होती तो क्या रेवंत रेड्डी ये फैसला कर पाता। उन्होंने कहा कि बिल से मुताल्लिक BRS अरकान असम्बली के रवैये से अवाम में गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं। हम बलदियाती और तालीमी इदारों समेत मुलाजिमतों में BCs को 42% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए संजीदा हैं। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में अगले 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशकयासी की है, जिसके बाद कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुज़िश्ता दिनों की बारिश ने कामारेड्डी और निज़ामाबाद समेत रियासत के कई अजला को मुतासर किया था, जबकि इन बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने बताया कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव के बायस शदीद बारिशों का इम्कान है। आसिफाबाद, मंचिरियाल और भोपालपल्ली में शदीद बारिश, जबकि दीगर कई अजला में हल्की त दरमियानी बारिश की पेशकयासी की गई है। RJD रुकन पार्लियामेंट मनोज झा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे चीन पर इजहार ख्याल किया है। उनका कहना था कि चीन से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान को कुछ तशवीश के मामला दरपेश हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के किरदार पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की ब्रीफिंग में बार बार इस बात का तज़किरा किया गया था कि चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस मुल्क के साथ खड़ा था। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने TMC लीडर महबूबा मोइत्रा की जानिब से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर तज़ीक आमेज तबसरे पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने इस रिमार्क पर ममता बनर्जी से माफ़ी की मांग की है। उन्होंने SIR मामले में कहा कि इंतखाबात में सिर्फ हिंदुस्तान के शहरी वोट डालेंगे। रियासती जम्मू कश्मीर के शहर जम्मू में मौसलाधार बारिश हो रही है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से मौसलाधार बारिश हो रही है, जिससे इलाके में दर्ज हरारत में मजीद कमी देखी गई है। कई जगहों पर हाईवे को नुकसान हुआ है। अब यहाँ कंपनी वालों से बात करके, NHAI से बात करके और ख़ासकर जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करके अब ये देखा गया है कि फ़िलहाल ऑल्टरनेट है, लेकिन जहाँ स्लाइड की वजह से सड़क को नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में, रेस्टोरेशन करने में कहते हैं 20-25 दिन लग जाएंगे।
लेकिन फ़िलहाल अल्टरनेट अवेलेबल है और उसको डबल साइड ट्रैफिक के लिए तैयार किया है। आजकल हमारी परेशानी ज़्यादा रामबन नहीं, जो उधमपुर के आसपास इलाके हैं वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो ठीक हो जाए तो यहाँ से ट्रैफिक जो है हम छोड़ पाएंगे। जो बाकी इलाके थोड़े से अब इंटरनल रोड्स जो हमारे हैं उनमें से ज़्यादातर थ्रू किए गए हैं। 2-3 सड़कों पे अभी काम बाकी है, वो भी हम कर लेंगे। कल हमने जैसे हमने बाकियों के लिए किया वही उसी तरह एमएलए साहब ने कल मुझसे बात की थी फ़ोन पे जैसे ही ये हादसा हुआ, और मैंने उसी वक्त अपने अफसरों से बात करके इनके लिए जो भी रिलीफ का हमें श्रीनगर से ऐलान करना था वो हमने किया। मौके पे डीसी साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे। इन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से जो इनके पास होता है उसका भी इंतज़ाम हुआ, और जो बाकी हमको इनके लिए करना होगा वो हम कर दें। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। अक़वाम मुत्तहिदा के अमले ने गजा जंग को नस्लकुशी करार देने का किया मुतालबा। इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक तकरीबन 63,000 फलस्तीनी शहीद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीनी सदर शी जिनपिंग से की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर दोनों मुल्कों के वफूद ने की मीटिंग। हिंद अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी। ट्रंप क्वाड समिट में शिरकत के लिए दिल्ली नहीं आएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। मिस्र के मगरबी खित्ते में एक मुसाफिर ट्रेन पटरियों से उतर गई। 7 डिब्बे पटरियां छोड़ बैठे, 2 डिब्बे उलट गए, 3 हलाक, 94 मुसाफिर जख्मी। कुदरती आफात से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इजहार अफसोस। माहाना प्रोग्राम मन की बात के 125वें एडिशन में कौम से खिताब। तेलंगाना असेंबली का आज दूसरा दिन। ऐवान असेंबली में पेश करदा बीसी बिल मंजूर। बिल पर मुबाहिस के दौरान अपोजिशन और हुक्मरान अरकान के दरमियान लफ्जी नोक झोंक। और तेलंगाना में अगले 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश कयासी। खलीज बंगाल में हवा के दबाव के बाइस शदीद बारिशों का है इम्कान। महकमे मौसमियात की वार्निंग। और नाज़रीन, इसी के साथ खबर दुनिया भर से का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफ़िज़।